हेलो गाइस, वेलकम क्रिएटर्स। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करेंगे विकास संचार की विधियां। तो आज हम लोग इस टॉपिक को पूरा अपनी क्लास में कंटिन्यू करेंगे और साथ ही इस चैप्टर की एक क्लास आप लोगों की हो चुकी है। तो अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट करिए, आप लोगों को क्लास मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विकास संचार की विधियाँ। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की विधियाँ उपयोग में लाई गई हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण विधियाँ निम्नलिखित हैं। मतलब जो विकास संचार है, इस क्षेत्र में बहुत सारी विधियों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण विधियां हैं उनको ही हम लोग अपनी क्लास में कवर करेंगे। और जिनमें से पहला है अभियान। कैंपेन क्या होता है? अभियान का तात्पर्य विभिन्न संचार विधियों तथा सामग्री जैसे सभाएं, भ्रमण, समाचार पत्रों के आलेख, पत्रक, पैम्पलेट, पोस्टर, बैनर तथा पूर्व विदित समय के लिए किसी भी प्रदर्शनियों पर मिश्रित उपयोग है। मतलब किसी विषय पर जो प्रदर्शनी है उसका मिश्रित उपयोग है। तो अभियान क्या होता है? पूर्व विदित होता है, मतलब पहले से ही वेल प्लान्ड होता है। और किस टॉपिक पर जो है जनता में अभियान के सहारे जनता में जागरूकता को फैलाना है, ये सब पहले से निश्चित होता है। और इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? अभियान में समाचार पत्रों का प्रयोग कर सकते हैं, सभाएं हो सकती हैं। अभियान जो है सभाओं के द्वारा किया जा सकता है, भ्रमण के द्वारा किया जा सकता है, समाचार पत्रों के आलेख के द्वारा, पत्रक के द्वारा, पैम्पलेट और पोस्टर, बैनर तथा पूर्व विदित समय के लिए किसी विषय पर प्रदर्शनियों का मिश्रित उपयोग है। तो अभियान अगर चलाना चाह रहे हैं, किसी विशेष टॉपिक को लेकर हम जनता को जागरूक करना चाह रहे हैं, तो उस पर हम जगह जगह पर जाकर सभाओं का आयोजन भी कर सकते हैं। और भ्रमण, एक जो भ्रमण है गाँव गाँव का, वो भी कर सकते हैं और लोगों को जागरूक कर सकते हैं। पोस्टर, बैनर का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन सब का प्रयोग करके जो है अभियान को मिश्रित रूप से प्रदर्शनियों का उपयोग करके जो है सफल बनाया जाता है। यह एक संकेंद्रित तथा अच्छी तरह से आयोजित क्रियाकलाप है। जो अभियान होता है इसको किस प्रकार से चलाना है और साथ ही किस प्रकार से जनता को जागरूक करना है, जो भी टॉपिक है उसके बारे में वहाँ पर जागरूकता फैलानी है या प्रसार करना है, वो सब पहले से क्या होता है? आयोजित होता है और उसी पर कार्य किया जाता है। अभियान से जनता में जागरूकता उत्पन्न होती है क्योंकि यह विशेष प्रकार का संदेश प्रदान करता है। जो अभियान होता है वो क्या करता है? एक विशेष प्रकार का संदेश प्रदान करता है जिससे जनता में जागरूकता उत्पन्न होती है। यह व्यक्ति की स्मृति से जुड़कर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह सर्वाधिक उपयुक्त कार्य व्यवहार अपनाने के लिए अपेक्षाकृत अनुकूल वातावरण उत्पन्न करता है। तो अभियान क्या है? एक जो है संदेश प्रदान करने वाला एक प्रकार का माध्यम है जिससे लोगों को जागरूक किया जाता है और उनकी स्मृति से जुड़े जो कार्य होते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, साथ ही उनका जो व्यवहार है उसे अपनाने के लिए अपेक्षाकृत अनुकूल वातावरण उत्पन्न करता है। अगला है रेडियो तथा टेलीविज़न। जो रेडियो और टेलीविज़न होते हैं ये किस प्रकार से वर्क करते हैं, इनको भी समझते हैं। पहला है रेडियो। पहले रेडियो के समझते हैं कि रेडियो किस प्रकार से कार्य करता है। रेडियो तथा टेलीविज़न सबसे अधिक लोकप्रिय, सर्वसुलभ और सुविधाजनक माध्यम है। मतलब सब लोग अधिक से अधिक सूचनाओं को जानने के लिए और जो समाचार न्यूज़ होती है उसको जानने के लिए किसका सहारा लेते हैं? रेडियो और टेलीविज़न में देखते हैं। तो ये जनता का क्या है? लोकप्रिय और सर्वसुलभ, मतलब सबके पास उपलब्ध होने वाला संसाधन है। ये विकास के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं और जो रेडियो टेलीविज़न है इनका प्रयोग विकास के लिए किया जाता है। पत्रकारिता की अपेक्षा रेडियो प्रसारण को सर्वाधिक प्रभावी माना जाता है। और पत्रकारिता की अपेक्षा मतलब प्रिंटेबल जो फॉर्म में जागरूकता अभियान चलाना है उसकी अपेक्षा क्या होता है? जो रेडियो है और टीवी है उनको ज़्यादा जो है प्रभावी माना जाता है, क्योंकि ये जो लोगों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। अगर टीवी में किसी चीज़ के बारे में कोई जानकारी दी जा रही है तो वो हमें दिखाई भी दे रही है और सुनाई भी दे रही है, तो वहाँ पर जो लोग उसको सुन रहे हैं वो उससे ज़्यादा प्रभावित होंगी। बजाय न्यूज़पेपर को, अगर कोई पढ़ रहा है उसमें वही चीज़ लिखी हुई है तो वो न्यूज़पेपर को ना पढ़ के टीवी में अगर वही चीज़ दिखाई जा रही तो वो उसको देखेगा। तो टीवी और जो रेडियो होते हैं वो क्या करते हैं? वो सर्वाधिक प्रभावित करने वाले जो संसाधन है वो माने जाते हैं, क्योंकि इसके द्वारा प्रसारित संदेश को अशिक्षित समुदाय भी भलीभांति समझ सकते हैं। अगर कोई कार्यक्रम टीवी पर प्रसारित हो रहा है और देखने वाले अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तब भी वो उसको समझ पाएंगे और वहाँ पर जा कर के उसकी तरफ आकर्षित होकर उसे बैठकर देखेंगे। तो इसके लिए ये ज़्यादा प्रभावी माना जाता है। इसे टेलीविज़न से भी अधिक उपयोगी माना जाता है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ विद्युत की समस्या भी होती है। रेडियो एक चल माध्यम है और
टीवी से भी ज़्यादा कौन इफ़ेक्टिव है, प्रभावपूर्ण है, जो अपना प्रभाव है वो डालता है रेडियो। क्योंकि टीवी के लिए हमें क्या चाहिए, लाइट चाहिए, और अगर लाइट नहीं है तो वो कार्य भी नहीं करेगी। लेकिन जो रेडियो होता है वो बिना लाइट के भी चलता है, और ये ऐसे क्षेत्रों में भी जो है समाचार माध्यमों को पहुंचाने का कार्य करता है जहां पर विद्युत की समस्या मतलब लाइट की समस्या होती है। तो ये एक क्या है, चल माध्यम है। रेडियो को कहीं पर भी ले जाया जा सकता है, आसानी से पोर्टेबल है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत ही आसानी से व्यक्ति इसे ले जा सकता है, अपने साथ ले जा सकता है, और वहाँ पर जो है इसके द्वारा मनोरंजन कर सकता है, बल्कि सूचनाओं का जो संग्रहण है वो भी कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा प्रभावी रेडियो और टीवी में क्या है, रेडियो है, क्योंकि इसमें विद्युत भी की ज़रूरत नहीं होती, और साथ ही पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जा सकता है, क्योंकि यह कार्य करते समय या आराम के समय में भी श्रोता के पास रहता है। अगर श्रोता कोई कार्य कर रहा है तब भी उसने साइड में रेडियो लगा दिया और वो अपना कार्य कर रहा है और उसको भी सुन रहा है, और अगर वो आराम कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, तब भी उसने बेड के साइड में अगर साइड टेबल पर रख दिया रेडियो और वो रेस्ट कर रहा है, तब भी वो क्या कर रहा है, उस रेडियो के जरिए जो सूचनाएं हैं उनको ग्रहण कर रहा है। रेडियो कार्यक्रम समाचार, साक्षात्कार, परिचर्चा, चर्चाएं, नाटक, प्रश्नोत्तरी आदि के रूप में प्रसारित किए जाते हैं। जो रेडियो कार्यक्रम होते हैं, जो रेडियो में प्रसारित कार्यक्रम होते हैं वो कौन से होते हैं, साक्षात्कार होते हैं, परिचर्चा होते हैं, चर्चाएं, नाटक, प्रश्नोत्तरी आदि के रूप में प्रसारित किए जाते हैं। इसके माध्यम से कम समय में विविध प्रकार के विषयों को शामिल किया जा सकता है। मानवीय रुचि के समसामयिक मनोरंजक तथ्यों तथा कहानियों को निश्चित समय के बाद प्रसारित किया जाता है। जनसेवा उद्घोषणा सामान्यतः तुकबंदी के रूप में कार्यक्रमों के मध्य में 10 से 60 सेकंड का संक्षिप्त संदेश होता है। ऐसा करने से सूचना तथा सुझाव प्राप्त होते रहते हैं। तो जो रेडियो है वो सूचनाओं को प्रसारित करने का कार्य तो करता ही करता है, साथ ही मनोरंजन और कहानियों की नियमित जो बद्धता होती है उसका भी प्रसारण करता है और लोगों का मनोरंजन भी करता है। इसके अतिरिक्त एक क्षेत्र की आवश्यकताएं एवं समस्याएं दूसरे क्षेत्रों से भिन्न होने के कारण सभी राज्यों के लोग आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से स्वयं का जुड़ाव महसूस नहीं कर पाते हैं। जैसे महाराष्ट्र राज्य के रेडियो स्टेशन से मराठी भाषा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम, नाटक या तेलंगाना सीमावर्ती क्षेत्रों में सुने जाने वाले लोगों की समझ में नहीं आते। और इसके अलावा एक समस्या, बहुत सारी समस्याएं भी हैं कि जो इसके अतिरिक्त जो आवश्यकताएं समस्याएं हैं, मतलब एक क्षेत्र की जो आवश्यकता और समस्याएं हैं वो दूसरे क्षेत्र के जो लोग हैं रेडियो के जरिए नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जैसे महाराष्ट्र है तो वहाँ पर जो रेडियो का प्रसारण हो रहा है वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो समस्या है उसे मराठी भाषा में सुन रहे हैं। लेकिन अगर वही भाषा जो है ऐसे स्थान पर प्रयोग कर दी जाए जहाँ पर मराठी कोई नहीं जानता है, तो वहाँ पर उस समस्या और उस आवश्यकता का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो इसलिए जो प्रसारित होने वाले कार्यक्रम है आकाशवाणी पर, लोग उससे जुड़ाव महसूस नहीं कर पाते। जैसे महाराष्ट्र राज्य के रेडियो स्टेशन से मराठी भाषा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कर्नाटक तेलंगाना के सीमावर्ती राज्यों में सुनने वालों के लोगों में समझ नहीं आते। तो जो महाराष्ट्र की भाषा में प्रसारित हो रहे हैं, मराठी भाषा में प्रसारित हो रहे हैं कार्यक्रम, उनको कौन सुनेगा? केवल वही लोग सुनेंगे जिनको मराठी आती है और जो महाराष्ट्र क्षेत्र के निवासी होंगे। बल्कि कर्नाटक में कन्नड़ होगी, तेलंगाना में दूसरी भाषा बोली जाती है, तो वहाँ पर मराठी भाषा को समझने वाला कोई नहीं और वो उसे समझ भी नहीं पाते। तो वहाँ की जो समस्याएं और आवश्यकताएं हैं वो उनसे जुड़ नहीं पाते हैं और वो उनकी तरफ जो है आकर्षित नहीं होते हैं। ऐसी कई समस्याओं को देखते हुए तथा संचार माध्यम के रूप में रेडियो की लोकप्रियता के कारण आकाशवाणी ने एक नए प्रारूप की शुरुआत की थी। इस प्रारूप को स्थानीय रेडियो या समुदाय रेडियो कहा जाता है। एक सीमित क्षेत्र में प्रसारण के कारण ऐसे रेडियो स्टेशन की स्थापना में काफ़ी कम लागत आती है और यह स्थानीय लोगों द्वारा ही चलाया नियंत्रित किया जाता है। समुदाय रेडियो का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इस पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम स्थानीय भाषा में तथा जनहित के मुद्दों से जुड़े होते हैं। जो स्थानीय रेडियो और सामुदायिक रेडियो होते हैं वो जिस स्थान पर प्रसारित किए जाते हैं वो उसी क्षेत्र की भाषा में जो है सूचनाओं का प्रसारण करते हैं। तो ये इसमें क्या है, एक अच्छी बात है कि ये जो भाषा वाली समस्या थी इसको देखते हुए जो आकाशवाणी है उसने एक नए प्रारूप की शुरुआत की। उसने जो स्थानीय क्षेत्र है वहाँ पर जो सूचनाओं का प्रसारण होता है वो वहाँ की स्थानीय भाषा में ही करना शुरू कर दिया, जिससे वहाँ के लोग क्या है उस
कार्यक्रम से वहाँ पर जुड़ पाते हैं। और समुदाय रेडियो का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इस पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम स्थानीय भाषा में तथा जनहित के मुद्दों से जुड़े होते हैं। जो वहाँ की स्थानीय भाषा और जो वहाँ उस स्थानीय क्षेत्र की समस्याएं हैं उससे ही जुड़े होते जो कार्यक्रम हैं वो होते हैं, जिससे वहाँ के लोग जो है उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इसके माध्यम से कार्यक्रम स्थानीय विकास के कार्यक्रमों को गति प्राप्त होती है। स्थानीय मुद्दों के प्रसारण के कारण या स्थानीय व्यक्तियों को इनसे संबंधित कार्यक्रमों में भाग लेने, अपने विचार रखने तथा अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के अवसर भी प्रदान करते हैं। तो वहाँ के जो भी लोग होते हैं जो अपनी समस्याओं का प्रसारण करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, तो इससे वो उसमें भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित होते हैं और आगे बढ़ कर के क्या करते हैं, अपनी जो उनकी प्रतिभा है उसको प्रदर्शित करते हैं और उनका प्रदर्शन करने का, उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का उनको अवसर भी मिलता है। सामान्य अर्थों में रेडियो स्थानीय रेडियो क्षेत्र के लोगों की आवाज़ बन जाती है। स्थानीय रेडियो की सफलता ने आज युवाओं के लिए विकास, संचार तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में जीविका के नए अवसर उपलब्ध करा दिए हैं। समुदाय रेडियो प्रसारण उद्योग के क्षेत्र में जीविका के कई नए अवसर प्रदान करने के साथ साथ सामूहिक सौहार्द स्थापित करने, स्थानीय लोगों की सहभागिता बढ़ाने, स्थानीय जनहित के मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने जैसे अनेक महत्वपूर्ण आयाम अर्जित किए हैं। तो समुदाय रेडियो की लोकप्रियता को देखते हुए सरकार ने कई शिक्षण तथा गैर सरकारी संस्थाओं को स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की है। जो समुदाय जो रेडियो है उसकी जो स्थानीय रेडियो उसकी जो लोकप्रियता है, मतलब उसकी तरफ जो लोगों का आकर्षण है वो देखते हुए जो स्थानीय सरकार, जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं, उन्होंने क्या किया है, कई सारी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की आज्ञा प्रदान की है। इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों में दिल्ली विश्वविद्यालय FM वन स्थलीय विद्यापीठ राजस्थान में है, स्वनियोजित महिला संस्था सेवा गुजरात आदि में है। तो ये गैर सरकारी शिक्षण संस्थाएं हैं जो सरकार के द्वारा स्थापित की गई हैं। अब समझ लेते हैं कि एडुसेट क्या है। एडुसेट भी महत्वपूर्ण है। ये क्या है, सितंबर 2004 में भारत ने अपने शिक्षा उपग्रह, तो जो एडुसेट है वो क्या है, भारत का शिक्षा का उपग्रह, और कब जो है इसका लॉन्च हुआ 2004 में, का प्रमोशन किया। जो पहला भारतीय उपग्रह और जो एडुसेट है वो भारत का शिक्षा उपग्रह है और पहला भारतीय शिक्षा उपग्रह है जिसे केवल शिक्षा के क्षेत्र की सेवा के लिए निर्मित किया गया है। इस शिक्षा उपग्रह का उपयोग भारत में उपग्रह आधारित अन्योन्य क्रियात्मक दूरस्थ शिक्षा पद्धति की मांग को पूरा करने के लिए किया गया। और जो एडुसेट है वो ऐसे स्थानों पर कार्य करता है जहाँ के लोग जो है दूर दराज क्षेत्रों में जा करके शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते हैं, तो वहाँ पर जो है इस सैटेलाइट के माध्यम से जो शिक्षा का प्रसारण है वो वहाँ पर प्रसार होता है। तो एडुसेट जो है वो भारत का शिक्षा का उपग्रह है और 2004 में इसका जो प्रमोशन है वो हुआ था और ये पहला भारतीय शिक्षा का उपग्रह है। और ये किस लिए कार्य करता है, तो ये दूरस्थ शिक्षा की पद्धति को पूरा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है टेलीविज़न। तो टेलीविज़न किस प्रकार से विकास संचार का माध्यम है। वर्तमान में टेलीविज़न संचार का एक प्रभावी माध्यम बन चुका है। टेलीविज़न पर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय चैनलों पर कई प्रकार के मनोरंजक, ज्ञानवर्धक, शैक्षिक तथा जनहित संबंधी कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। तो टीवी पर क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय चैनल जो होते हैं वो मनोरंजक कार्यक्रम भी दिखाते हैं, ज्ञानवर्धक, शैक्षिक और जनहित संबंधी जो कार्यक्रम होते हैं उन सबका प्रसारण कहाँ पर होता है, टीवी पर, टेलीविज़न पर होता है। चैनलों की अत्यधिक संख्या के कारण अब बहुत से लोगों को इन चैनलों में काम करने तथा चैनल पर कार्यक्रमों तथा प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलता है। अब चैनल जो है इतनी ज़्यादा संख्या में है कि वहाँ पर लोगों को काम करने के लिए अवसर भी प्राप्त हो रहा है और साथ ही वहाँ पर जो प्रतियोगिता है उन पर भी लोग भाग ले रहे हैं। अगला है मुद्रण माध्यम। मुद्रण का मतलब होता है जो छपे हुए चीज़ें होती हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, प्रिंटेबल बुक हो गई, ये सब क्या होते हैं, छपी जितनी सामग्री होती है वो मुद्रण माध्यम कहलाती है। आज हमारे देश में राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर अनेक दैनिक समाचार पत्र छपते हैं, किंतु इनमें से अधिकांश समाचार पत्र शहरों से संबंधित समाचारों जैसे खेल जगत, राजनैतिक गतिविधियों, फिल्म एवं मनोरंजन आदि से संबंधित होते हैं। इनमें प्रायः ग्रामीण जीवन, कृषि समस्याओं आदि से संबंधित सूचनाओं एवं यहाँ के लोगों के स्थानीय मुद्दों का अभाव देखने को मिलता है। मतलब जो न्यूज़पेपर्स आते हैं, जो छपे हुए जो
संचार माध्यम के जो संसाधन हैं वो क्या करते हैं, राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर अनेक दैनिक समाचार पत्र छपते हैं, जिनमें अधिकांश समाचार पत्र शहरों से संबंधित समाचार होते हैं। जो समाचार पत्र होते हैं उनमें जो सूचनाएं होती हैं, जो न्यूज़ होती है वो कहाँ संबंधित होती है, अधिकतर जो न्यूज़ होती है वो शहरों से संबंधित होती है। शहर में होने वाले जो खेल होते हैं, राजनीतिक गतिविधियां होती हैं, जो फिल्म, मनोरंजन आज से संबंधित होते हैं। इनमें प्रायः ग्रामीण जीवन, कृषि समस्या आज से संबंधित जो सूचनाएं होती हैं उनका अभाव देखने को मिलता है। स्थानीय लोगों की जो समस्याएं हैं, ग्रामीण लोगों की जो समस्याएं हैं, कृषि संबंधी जो समस्याएं हैं वो मुख्यतः इन जो न्यूज़पेपर हैं उनमें देखने को नहीं मिलती हैं। ऐसे समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं बहुत ही कम है जो ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित ज़मीनी स्तर की समस्याओं को छापते हैं। ऐसे बहुत कम न्यूज़पेपर हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों की जो समस्याएं हैं, ज़मीनी स्तर की समस्याएं, एकदम ग्राउंड फ्लोर की जो समस्या है उसको छापते हैं। ऐसे में प्रेस की उपयोगिता एवं शक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो जो ग्रामीण स्तर की समस्याएं हैं, जो कृषि संबंधी समस्याएं हैं, जो स्थानीय क्षेत्र की समस्या उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए कि यहाँ पर इन चीज़ों का विकास नहीं हुआ है, साथ ही इतनी सारी जो जनता है वो इतनी कष्टमय जीवन जी रही सुविधाओं के अभाव में, तो इन सब को आगे बढ़ाने के लिए और साथ ही जो है इनका प्रसारण करने के लिए एक मजबूत प्रेस शक्ति की महत्वपूर्ण उपयोगिता होती है, जो इन सब का जो है, इन सब की जो आवश्यकता है, जो समस्या को दूर करने के लिए आवाज़ उठा सके। अगला है छतेरा ग्राम परियोजना। तो छतेरा ग्राम परियोजना क्या है, इसको भी समझते हैं। छतेरा ग्राम परियोजना उत्तर पश्चिम दिल्ली के एक छोटे से गांव छतेरा पर केंद्रित है। जो छतेरा ग्राम परियोजना है वो उत्तर पश्चिम में दिल्ली में एक छोटा सा गांव है छतेरा, उस पर केंद्रित है। छतेरा ग्राम परियोजना की शुरुआत वर्ष 1969 में उस दौरान हुई थी जब हिंदुस्तान टाइम्स ने लोगों के जीवन का उल्लेख करते हुए अपने अखबार में एक नियमित रूप से पाक्षिक कॉलम छापना प्रारंभ किया। उन्होंने ग्राम चौपालों में स्थानीय निवासियों की महत्वाकांक्षाओं, उनके त्योहारों एवं जीवन से संबंधित समस्याओं के विषय में लिखना प्रारंभ किया। तो जो छतेरा ग्राम परियोजना है वो उसमें क्या है, दिल्ली में एक गांव है छतेरा, वहाँ से संबंधित है। और इसमें क्या हुआ, जो ग्राम परियोजना की शुरुआत 1969 में उस दौरान हुई जब हिंदुस्तान टाइम्स ने क्या किया, अपने समाचार पत्र में एक कॉलम में पर डे क्या किया, जो गांव के लोग, स्थानीय निवासी हैं, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनके जो त्यौहार हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उन सबको एक कॉलम में लिखना पर डे प्रारंभ कर दिया। तो तभी से क्या हुआ, 1969 में जो छतेरा ग्राम परियोजना है इसकी शुरुआत हो गई। विद्युत एवं जल संबंधी समस्याओं तथा वर्षा की कमी, उसके स्थानीय जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को चित्र के साथ दर्शाया गया, जिसने वहां के स्थानीय नेताओं का ध्यान आकर्षित किया, जिससे उन्होंने वहां के लोगों की स्थानीय समस्याओं के समाधान हेतु कार्य करना प्रारंभ किया। परिणाम स्वरूप क्षेत्र में सड़कें, पुल, मशीनें तथा बैंक आदि सुविधाओं का विकास हो गया। तो इस प्रकार से स्थानीय समस्याओं को न्यूज़पेपर में क्या हुआ, एक कॉलम परमानेंट प्रदान कर दिया गया। वहाँ पर क्या होता था, पर डे जो है स्थानीय क्षेत्रों की जो समस्याएं हैं उनको वहाँ पर जो है छापा जाता था, जिससे जो वहाँ के नेता थे उनका जो ध्यान है इस तरफ आकर्षित हुआ कि जो लोग हैं वो कितनी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उन्हें कौन कौन सी उनकी जो सुविधा है जो मिलनी चाहिए उनको नहीं मिली है, तो उन सबको वहाँ पर पूरा किया गया। और वहाँ पर सड़कों का निर्माण, मशीनें, बैंक, ये सारी जो सुविधाएं हैं वो प्रदान की गई। यद्यपि आज भी ऐसी संचार व्यवस्था की व्यापक कमी है जो पूर्ण संवेदनशीलता एवं गरीब ग्रामीण लोगों की समस्याओं के विषय में लिखते हैं। मतलब आज भी ऐसी क्या है, संचार व्यवस्था बहुत कम है जो ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब लोग हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनको क्या करे, उनको सूचना, उनको जो है जो न्यूज़पेपर हैं उनमें क्या है छापे और लोगों को बताए। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसका चयन कर संचार तथा विकास के छात्र प्रेस की शक्ति को विकास के क्षेत्र में प्रदर्शित कर सकते हैं। वे ग्रामीण लोगों की स्थानीय समस्याओं से संबंधित विभिन्न घटनाओं की खबरें तथा फोटोग्राफ विभिन्न समाचार पत्रों के संपादकों को भेज सकते हैं। साथ ही उन्हें समाचार के कथानक तैयार करने के लिए संबंधित व्यक्तियों के साक्षात्कार अथवा टेलीफोन के द्वारा वार्तालाप, ईमेल का आदान प्रदान आदि कार्य करने पड़ते हैं। ऐसे में उन्हें कंप्यूटर एवं इंटरनेट का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि कंप्यूटर का ज्ञान वर्तमान में अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण
साधन बन चुका है। इसके बिना इसका कुशलतापूर्वक कार्य करना मुश्किल है। तो अगर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनकी समस्याओं को उजागर किया जाए, तो उजागर करने से क्या होगा, वहाँ पर जो समस्याएं हैं, जिन सुविधाओं का अभाव है, वहाँ पर लोगों का ध्यान आकर्षित होगा और वहाँ के लोगों की जो समस्या है वो दूर की जा सकती है। लेकिन सबके लिए जो प्रेस शक्ति है, मतलब जो मीडिया है, उसका जो है जो महत्वपूर्ण रोल है वो होता है। अब समझते हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है उसको समझते हैं कि ये किस प्रकार से वर्क करती है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी एक ऐसी समावेशी अर्थ को दर्शाता है जिसमें कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डिजिटल एवं अंकीय प्रसारण तथा दूरदर्शन प्रौद्योगिकी आदि सम्मिलित होते हैं। जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है, इसके अंतर्गत क्या होता है, कंप्यूटर भी आएगा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर आएगा, डिजिटल एवं अंकीय प्रसारण तथा दूर संचार प्रौद्योगिकी, सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं और ये सब मिलकर के क्या कहलाएंगी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कहलाती है। सामान्यतः सूचना संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग लोगों को आवश्यक जानकारी अथवा सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु किया जाता है। वर्तमान में विश्व के निर्धन एवं धनवान दोनों देशों में सूचना प्रौद्योगिकी के साधनों का प्रयोग किया जा रहा है। चाहे निर्धन देश हो या धनवान देश हो, दोनों देशों में क्या है, सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए जो सूचना प्रौद्योगिकी है उसका प्रयोग किया जा रहा है। आज सभी देशों में मोबाइल फ़ोन के बढ़ते चलन ने बाजार के प्रसार तथा जन सेवाओं सुविधाओं को सामान्य नागरिक तक पहुंचा दिया है। आज मोबाइल फ़ोन पर ही विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे वित्तीय सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, वाणिज्यिक लेन देन एवं शॉपिंग आदि उपलब्ध हैं, जिससे घर बैठे आसानी से बैंकिंग कार्यों का जो समापन है वो किया जा सकता है। तो ये जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है, ये इसका ही क्या है, ये इसी का जो भाग है, जो आज हम लोग क्या कर सकते हैं, घर बैठे ही जो मनी ट्रांजैक्शन है वो कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं और साथ ही घर पर से ही बहुत सारे जो कार्य हैं अपने बैठे बैठे समापन उनका कर सकते हैं। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के प्रयोग ने आज न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्रों में भी अपनी विशेष भूमिका से उल्लेखनीय परिवर्तन किए हैं। निर्धन एवं पिछड़े लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग का सबसे बेहतर विकल्प टेली सेंटरों की शुरुआत करना है। अगर निर्धन एवं पिछड़े लोगों के जो जीवन स्तर है उसको ऊंचा उठाना है तो क्या करना होगा, सूचना संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग का सबसे बेहतर विकल्प क्या है कि जो टेली सेंटर हैं उनको खोला जाए। इससे संबंधित देश में कुछ विशेष परियोजनाएं शुरू की गई हैं जिन्हें निम्न उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है उसके द्वारा कुछ परियोजनाएं हैं जो शुरू की गई हैं, जिसे हम लोग निम्न उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। पहला है ग्रामीण भारत में टिकाऊ पद्धति। तो ये क्या है, इस परियोजना के तहत तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 80 टेली सेंटर खोले गए हैं। जो ग्रामीण भारत में टिकाऊ पद्धति है, इस योजना के तहत जो तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर लगभग 80 टेली सेंटर खोले गए हैं, जहाँ ग्रामीण लोगों को सूचना प्रौद्योगिकी कुछ बुनियादी बातों जैसे कि कंप्यूटर शिक्षा, ईमेल एवं वेब ब्राउजिंग आदि की शिक्षा दी गई है। साथ ही परियोजना के अंतर्गत इन टेली सेंटरों में विभिन्न सरकारी विभागों से ई सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं तथा संबंधित प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। तो जो टेली सेंटर होते हैं इनके जरिए क्या किया जा रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको जो नॉर्मल जो टेक्नोलॉजी उसका जो ज्ञान है वो कराया जा रहा है। कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है, ईमेल वेब ब्राउजिंग की शिक्षा दी जा रही है, साथ ही यहाँ पर ये सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है और यहाँ पर जो प्रमाण पत्र हैं वो भी इनके द्वारा जो प्रदान किए जाते हैं। स्वनियोजित महिला संघ, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन सेवा, ये क्या है, ये किस प्रकार से वर्क करेगा, यह देश की हजारों महिलाओं को जो सेवा है वो क्या करता है, जो सेवा संगठन है, यह देश की हजारों महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने वाली एक संस्था है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन है, सेवा है, वो देश की हजारों महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने वाली क्या है, एक संस्था है जिसका उद्देश्य महिलाओं को पूर्ण रोजगार प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना है। और जो सेवा स्कीम है इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि महिलाओं को क्या बनाया जाए, महिलाओं को शिक्षित करके आत्मनिर्भर बनाया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संस्था ने अपनी सभी सदस्य महिलाओं को सूचना प्रौद्योगिकी के साधनों जैसे कंप्यूटर, टेलीविज़न,
मोबाइल फ़ोन एवं रेडियो आदि के कुशलतापूर्वक प्रयोग एवं संचालन की शिक्षा प्रदान करने का निर्णय किया है कि जो भी महिलाएं हैं और जिन महिलाओं को इस क्षेत्र में आगे बढ़ाना है उनको कंप्यूटर का ज्ञान, टेलीविज़न का, मोबाइल फ़ोन, रेडियो आदि की कुशलतापूर्वक प्रयोग एवं संचालन की शिक्षा प्रदान करना, कि इन सभी चीज़ों का महिलाओं को क्या है बहुत ही अच्छे तरह प्रयोग करना आना चाहिए। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय शिक्षण केंद्र खोले गए हैं तथा सदस्यों की क्षमता बढ़ाने हेतु तो सूचना प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस पहल से स्वनियोजित महिला एवं संघ के सदस्यों को न केवल समय एवं धन की बचत हुई, बल्कि इससे विभिन्न जिलों में परस्पर संचार एवं अन्य समस्याओं के समाधान में भी सहायता मिलती है। तो यहाँ तक जो चैप्टर है हम लोगों ने अपना कवर कर लिया है। तो अब जो लास्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा है, जो सेवा कार्यक्रम है जो शुरू किया गया है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, साथ ही उनको जो टेक्नोलॉजी है उसका ज्ञान थोड़ा बहुत प्रदान करने के लिए, बेसिक चीज़ें जो नॉलेज है वो प्रदान करने के लिए, जिससे वो उस क्षेत्र में क्या कर सके, इन सब चीज़ों का कुशलता प्रयोग करके आत्मनिर्भर बन सकें। तो ये जो टॉपिक था आप लोगों का संचार के जो साधन थे वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। कल वाली क्लास में हम लोग करेंगे महत्व, सूचना संचार प्रौद्योगिकी का महत्व, तो उसको हम लोग कल वाली क्लास में करेंगे। और कल आप लोगों का जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कल आप लोगों की इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी। तो गाइस आप लोग क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।